नाजरीन, किस्त का आगाज काहिरा से होता है, जहां माइल्स की बीवी सलाहुद्दीन की तरफ जाती है और उन्हें बताती है कि गुज़श्ता दिनों में होने वाले पुरअसरार वाक़यात के पीछे छुपे शख्स को वो जानती है। दरबार में एक फौज मुहिम के लिए तैयार नजर आती है। काजी फाजिल के पूछने पर शहवार बताता है कि वो उन्हीं के कहने पर जिंगियों को अदायगी के लिए जा रहे हैं। जिंगी अब मिस्र में नजर नहीं आएंगे। काजी फाजिल ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन माइल्स की बीवी के साथ एक जगह पर पहुंचते हैं। एक दरवाजे के बाहर पहुंचकर सलाहुद्दीन उसे वहां से जाने को कहते हैं, मगर वो उनके साथ चलने पर इसरार करती है। सलाहुद्दीन उसे मुहतात रहने को कहते हैं। दूसरी जानिब शाम में मलिका फातिमा खातून के साथ एक औरत से मिलती हैं और उनसे दरख्वास्त करती हैं कि वो अपनी मलकियत को महल में छोड़कर यतीम खाने में दाखिल होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके साथ एक रज़ाकार की तरह बर्ताव किया जाए। यतीम खाने की सरबरा खातून उनसे कहती हैं कि अगर वो ऐसा चाहती हैं तो उनकी जगह बच्चों के पास है। ये बात सुनकर मलिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन माइल्स की बीवी के साथ उस घर में दाखिल होते हैं तो वहां एक लाश देखते हैं। माइल्स की बीवी वजाहत करती है कि उसकी खबर के मुताबिक वो शख्स जिंदा था। सलाहुद्दीन इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेते हुए कहते हैं कि उस शख्स को बगैर किसी लड़ाई के किसी अपने ने ही मारा है। दूसरी जानिब शहवार जिंगियों के सिपाहियों को काम करता देखकर कहता है कि जिंगियों ने मिस्र में अपनी जड़ें खासी मजबूत कर ली हैं। इतने में अमीर यारुकी वहां पहुंच जाते हैं। शहवार यारुकी को उकसाने वाले अंदाज में उन्हें चरवाहे से तशबीह देता है और साथ ही कमांडर शिरकवो को बुला भेजता है। दूसरी जानिब कुद्स में बादशाह इमारले अपने करीबी लोगों के साथ मौजूद होता है और अपनी बादशाहत के हवाले से एक अहम फैसला सुनाता है। वो जातलियों को उसकी बहादुरी और वफादारी की बुनियाद पर इबलिन का नया कमांडर मुकर्रर करता है। उसी लम्हे वहां बालिन आ पहुंचता है। सबीला बालिन को देखकर खुश हो जाती है। बालिन एलानिया उन सब लोगों पर वाज़ेह करता है कि इबलिन की सरजमीन का हकीकी वारिस मौजूद है। कोई नया कमांडर उसकी जगह नहीं ले सकता। दूसरी जानिब अमीर शिरकू शहवार से इस बेवक्त हंगामे की वजह पूछते हैं। शहवार दो टोक अंदाज में जिंगियों को वहां से जाने का कहता है। इस पर काजी फाजिल समेत सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। इसी दौरान सलाहुद्दीन दाखिल होते हैं। सलाहुद्दीन के साथ खलील और इदरीस उस कमरे में मिली लाश को उठाए हुए होते हैं। ये देखते ही जौहर के पसीने छूट जाते हैं। सलाहुद्दीन शहवार और जौहर दोनों से सवाल करते हैं कि क्या वो इसे जानते हैं, मगर दूसरी जानिब खामोशी छा जाती है। मंजर बदलता है और हम कुद्स में बादशाह इमारले के सामने बालिन को खड़ा पाते हैं। लॉर्ड गाइस सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो बालिन को बाहर निकाल दे, मगर इमारले उसे बोलने का मौका देता है। इस पर बालन बताता है कि वो अपना हक लेने आया है। दोस्तों जरा ठहरें। इस किस्त में आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान के कई इलाके इस वक्त सैलाब की तबाही सह रहे हैं। घरों की रोशनी बुझ गई है। बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान तले हैं। आइए दिल से उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए, उनके जख्म भर दे, उनकी जिंदगियों को आसान कर दे और इस आजमाइश को हमारे सरों से टाल दे। अब आइए चलते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस शानदार कहानी की तरफ। दूसरी जानिब काहिरा में सलाहुद्दीन बहुत से राज फाश करते हैं। वो गुलूकार को लगने वाले तीर के साथ मिली चिट्ठी जेब से निकालते हैं और कड़ी से कड़ी मिलाते चले जाते हैं। जौहर उस लम्हे को याद करता है जब उसने कमांडर महमूद के साथी को सोना देते हुए उसे दाद दी थी कि गुलूकार का खात्मा सफाई से हुआ और बाबा सईद को मारने और कमांडर महमूद समेत सारे अवाम को मुश्तइल करने का अगला हदफ उसे बताया था। और नाजरीन, ये लाश महमूद के उसी साथी की है। कहानी का अगला हिस्सा सलाहुद्दीन मुकम्मल करते हैं कि जिस वक्त जौहर महमूद के साथी को सोना थमा रहा था, उसी लम्हे काजी फाजिल और सलाहुद्दीन वहां पहुंचे। जौहर और महमूद का साथी उस वक्त फरार होने में कामयाब रहे, मगर उनके हाथ कत्ल के खतूत और सोने का सिक्का लगा। सोने का सिक्का हाल ही में शहवार ने निकाला था, मगर अभी जारी नहीं किया गया था। बाबा सईद के मुश्तबा कातिल को पकड़ा गया, मगर तफ्तीश शुरू की गई तो खंजर बनाने वाले शख्स को बुलाया। उसका कहना था कि वो आलात का सामान शाम और हलब से लाता था। खंजर बनाने वाले ने महमूद के हथियार जैसा खंजर तो बनाया, मगर दस्त के नीचे बने हुए उस छोटे से सुराख को नजरअंदाज कर दिया जो उस दस्त के यमनी होने की निशानी थी। उसके बाद सलाहुद्दीन खंजर फरोख के घर जाते हैं और वहां उसे भी मरा हुआ पाते हैं। वहां बैठी एक रोती हुई खातून सोने के सिक्कों की थैली उन्हें थमाती है और बताती है कि ये ऐसे शख्स ने दी है जिसके मुंह पर बड़ा सा दाग है और यही हुलिया कागज फरोश ने भी बताया था और वो सोने के सिक्के भी हाल ही में बनाए गए थे। सलाहुद्दीन शहवार को सारे फसाद की जड़ करार देते हैं और फिर वो मंजर दिखाया जाता है जिसमें शहवार तैयारी करता नजर आता है। तैयारी उस तीर को खुद पर लेने की जो उसने खुद ही चलवाया होता है।
वहां मौजूद सब लोग शहवार की इस हरकत पर अफसोस करते हैं। बाहर काहिरा में मिस्री सिपाही जंगियों के खिलाफ तलवारें निकाल लेते हैं। शहवार जंगियों को काहिरा से जाने का कहते हैं क्योंकि अवाम में उनकी हैसियत बागी से ज्यादा कुछ नहीं है। शिरकू शदीद गुस्से में तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन सलाहुद्दीन उन्हें पुरसुकून करते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में बादशाह इमारले बालन को बैठने का कहता है। लाडगाय इस बात पर बिगड़ जाता है। इमारले मामले को संभालते हुए उन दोनों को खामोश करवाता है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन बाकी साथियों के साथ बाहर आते हैं और दोनों फौजों को अमन कायम रखने का पैगाम देते हैं। शहवार के इशारे पर एक शख्स सलाहुद्दीन के सर पर पत्थर दे मारता है। शिरकू इस पर गुस्से में खंजर निकाल लेते हैं। सलाहुद्दीन उन्हें किसी किस्म का फसाद पैदा करने से रोकते हैं। शिरकू खुदा को गवाह बनाकर कहते हैं कि वो शहवार की जान लेने वापस आएंगे। कुद्स में बालन बादशाह इमारले से लॉर्ड जॉन के बारे में इंसाफ की दरख्वास्त करता है। वो खुद को मुजरिम करार देता है क्योंकि अपने भाई की वसीयत को पूरा करने के लिए वो बकरास गया था। लॉर्ड जॉन ने महज उसका साथ दिया था। इमारले इबलिन की बादशाहत का फैसला मुलतवी कर देता है। इमारले के जाने के बाद विलियम्स बालिन को पूरा वाकया तफसील से बताने को कहता है। दूसरी जानिब जौहर शहवार को खबर देता है कि जंगी शाम नहीं पहुंच सकेंगे। सलाहुद्दीन और उनके साथी शाम की तरफ रवां दवां होते हैं कि आराम की गरज से रुकते हैं। दूसरी जानिब शाम में सुल्तान नूरुद्दीन एक खत पढ़ते हुए मौदूद और इस्फहानी को खुशखबरी सुनाते हैं कि काहिरा में अब मदारिस कायम किए जाएंगे, जिस पर मौदूद उन्हें काहिरा में होने वाले फसाद के बारे में बताता है। दूसरी जानिब करातेगन यारोके से मिस्र को छोड़ने पर अफसोस का इजहार करता है। इसी दौरान लतीफ अपने घोड़े पर सवार सलाहुद्दीन के पास पहुंचता है। वो सलाहुद्दीन के साथ हिजरत करने की दरख्वास्त करता है। सलाहुद्दीन ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। इसी दौरान शहवार के आदमी वहां उन पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। सब लोग अपनी तलवारें बेनियाम करते हैं और देखते ही देखते जंगी शहवार के सिपाहियों को गिराते चले जाते हैं। दूसरी जानिब शाम में इस्फहानी और मौदूद काहिरा में होने वाले तमाम हंगामों के बारे में नूरुद्दीन को बताते हैं। ये सुनकर नूरुद्दीन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी जानिब कुद्स में लाडगाय पर जातलियून बरस पड़ता है। लाडगाय उसे समझाता है कि उससे किया गया इबलीन का वादा झूठ नहीं था और विलियम्स के पास हमेशा की तरह एक खुफिया मंसूबा है। वो जातलियोन को नया खानदान शुरू करने की तजवीज देता है। दूसरी जानिब इमारले बालिन से कहता है कि वो सलाहुद्दीन को करीब से जानता है और ये उनके लिए मददगार साबित होगा। इमारले कहता है कि जंगियों का हदफ काहिरा के बाद कुद्स होगा। इसी दौरान लाडगाय इमारले को जंगियों के मिस्र से निकाले जाने की खबर सुनाता है। दूसरी जानिब साहिल पर हम देखते हैं कि शेरकू का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं होता। वो शहवार के लोगों को काटता चला जाता है। लतीफ भी इस दौरान जख्मी हो जाता है। कुद्स में इमारले बालिन को एक जिम्मेदारी सौंपने का जिक्र करते हैं जो इबलीन के हवाले से उसके मुस्तकबिल का फैसला करेगी। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन एक बफड़े हुए शेर यानी शेरकू को होश में आने को कहते हैं। शेरकू अफसोस करते हैं कि वो सुल्तान नूरुद्दीन को क्या जवाब देंगे। सलाहुद्दीन उन्हें हौसला देते हैं कि वो सब मिलकर सुल्तान को जवाब देंगे। दूसरी जानिब मीला सलाहुद्दीन की तस्वीर को देखते हुए अफसोस करती है कि वो उससे माइल्स का बदला नहीं ले सकी। दूसरी जानिब इमारले बालिन को काहिरा में नया बाजार बनाने की जिम्मेदारी सौंपता है ताकि काहिरा में अपना मकाम बनाया जा सके और मिस्र में उनके कदम मजबूत हो जाएं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुकम्मल इक़्तिसाद देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।